तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूनिट 1 मोनोलिथिक टेक्निक्स वीएलएसआई फैब्रिकेशन का। तो इसमें आपको बेसिक फैब्रिकेशन सीक्वेंस में बता चुका हूँ। फिर मैं आपको धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़ा और ग्रोथ एंड रिफाइनिंग ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल सीजेड मेथड एफजेड मेथड कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इपीटेक्सचुअल जाने के बजाय मैं पहले नीचे चला गया और आपको आइसोलेशन टेक्निक्स बता दिया। आइसोलेशन मतलब पूरा आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया 2 क्लास में। इसके बाद आज मैं फिर यहाँ से आता हूँ इपीटेक्सचुअल प्रोसेस करूंगा और टाइम बचेगा तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए सरफेस पैसिवेशन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, जो वो ऑक्सीडेशन में ही आता है। मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन पोर्शन कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो हम इपीटेक्सचुअल प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, इपीटेक्सचुअल प्रोसेस को अपन समझते हैं। चलिए, इपीटेक्सचुअल प्रोसेस। ओके, इपीटेक्सचुअल प्रोसेस मतलब अगर आप ऐसे समझेंगे आम भाषा में, तो इपीटेक्सचुअल प्रोसेस का मतलब होता है ग्रोइंग अपॉन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई भी जैसे लेयर है उसके ऊपर अपन कोई और लेयर बिछाना चाहें तो उसको बोलते हैं इपीटेक्सचुअल प्रोसेस। जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि आप जो नीचे पे सिलिकॉन ऐसे वेफर बना डालते हैं, हालांकि इसको भी पूरा प्योर तो करते ही हैं अपन, पूरा एफ जेड मेथड सी जेड मेथड से पूरा अपन इसको सिंगल क्रिस्टल तक कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार हम जब मेन जो जो हमारा काम रहता है वो हमारा जिस सिलिकॉन पे होता है उस सिलिकॉन को हम लोग एक्टिव पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। अभी आप जानते हैं कि सिंगल पॉली क्रिस्टल से सिंगल क्रिस्टल बनाने में भी कितना मेहनत लगता है। पूरा सी जेड से पास करो, एफ जेड से पास करो, बहुत खर्चा है। तो अगर आपको वैसा करना है, बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मेन तो एक छोटे से लेयर पे काम करना है, उसके ऊपर आप जो जो काम करते हैं। तो ये हमारा एरिया को अपन एक्टिव एरिया बोल सकते हैं जिसपे हम लोग वर्क करने आ रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, नीचे बेस बनाने के लिए है। इसको हम लोग बल्क एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला जो बेस देखते होंगे वो सिलिकॉन का बल्क होता है, और जो मेन काम होता है वो उसके एक्टिव एरिया पे काम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे इपीटेक्सचुअल लेयर से ग्रो करते हैं। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये एक इपीटेक्सचुअल लेयर है सिलिकॉन बल्क के ऊपर। ठीक है, ओके। तो मुद्दे की बात यह है कि ये वाला जो सिलिकॉन होता है ये बिल्कुल आपका सिंगल क्रिस्टल होता है, क्योंकि यही इसी पे तो हम काम करते हैं। तो ये वाला जो सिलिकॉन है इसको हम लोग बिल्कुल सिंगल क्रिस्टल ग्रो कराते हैं। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल। ओके, तो अच्छा ये है एक्टिव डिवाइसेस वगैरह जो भी अपन बनाना चाहें वो इसी पे बनेगा। तो ये सारा चीज है। देखिए, इपीटेक्सचुअल 2 तरीके से होता है। ठीक है, मतलब इसको इसका जो टाइप है वो 2 टाइप का है। ठीक है, इपीटेक्सचुअल प्रोसेस। एक तो आपका इसमें एक टाइप है होमो इपीटेक्सी, होमो इपीटेक्सी, और एक है आपका हेट्रो इपीटेक्सी। ये शायद मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब नाम बताया था, अब आपको मैं और उसमें बता देता हूँ। देखिए, होमो इपीटेक्सी, होमो इपीटेक्सी और आपका हेट्रो इपीटेक्सी में क्या अंतर है। देखिए, है तो दोनों लेयर बनाना, लेकिन अगर आप सिलिकॉन के ऊपर आप फिर सिलिकॉन का ही लेयर अगर आप बनाते हैं, ठीक है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, बस अंतर ये है ये पॉली सिलिकॉन है, ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है। ठीक है, तो अगर आप सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन या सेम सबस्ट्रेट और ग्रोइंग मटेरियल अगर बोथ आर सेम, तो उसको बोलते हैं होमो इपीटेक्सी। होमो का मतलब ही सेम होता है ना। और अगर आपको कभी आप ऐसा कर रहे हैं कि आप सिलिकॉन के ऊपर आप सेफायर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और ग्रो कर रहे हैं, तो जब आप कभी आपका सबस्ट्रेट और ग्रोइंग मटेरियल अलग अलग होता है तो उस टाइप के इपीटेक्सचुअल प्रोसेस को हेट्रो इपीटेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको शुरुआत में समझ में आया इपीटेक्सचुअल प्रोसेस क्या है, 2 टाइप होते हैं उसके। अब मुद्दे की बात तो ये है कि ये होते कैसे हैं, मतलब इसका मेथड क्या है। तो इसमें मेन जो हमको जानना है वो इसका मेथड ऑफ इपीटेक्सी, ये किया कैसे जाता है। ठीक, तो मेथड ऑफ इपीटेक्सी अपन देखते हैं। मेथड ऑफ इपीटेक्सी में 2 मेथड से इसको किया जाता है। एक मेथड होता है CVD, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक है, केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है CVD प्रोसेस।
और एक होता है MBE, ठीक है, MBE जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बीम इपीटैक्सी, ठीक है। इनमें से वैसे आपको कोई एक मेथड भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इपीटैक्सियल प्रोसेस को बस आपको समझना है। तो आपको अगर आपको क्वेश्चन में आता है इपीटैक्सियल प्रोसेस समझाइए, तो कोई एक मेथड आप अच्छे से समझा सकते हैं। मैं आपको सीवीडी को अच्छे से समझाता हूँ, सीवीडी क्या है, क्योंकि सीवीडी जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है सीवीडी के बारे में। तो सीवीडी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसको हम लोग आम भाषा में सीवीडी कहते हैं, ठीक। अब देखिए नाम से आपको क्या पता चल रहा है, नाम से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इसमें केमिकल लिखा हुआ है। केमिकल मतलब कुछ केमिकल होंगे, केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है। वेपर का मतलब होता है भाप, है ना, तो भाप होगा। और डिपोजिशन का मतलब होता है कहीं पे जाके जमा हो जाना। तो हम लोग केमिकल का भाप को हम लोग जमा करेंगे कहीं कहीं पे, तो हमारा एक लेयर जम जाएगा। सिंपल सा बात है, आप कभी कभी देखे होंगे कहीं पे कुछ परत जम जाती है किसी चीज की, तो वैसे ही तो वही तो इपीटैक्सियल लेयर है। तो सीवीडी वही काम करता है, केमिकल वेपर डिपोजिशन। अब मैं आपको इसमें दो डिपोजिशन के टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। एक टेक्निक आपको बताऊंगा कि कैसे हम सिलिकॉन का डिपोजिशन कर सकते हैं, ठीक, सिलिकॉन का डिपोजिशन कर सकते हैं, और कैसे हम SiO2 का डिपोजिशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये दो आपको टेक्निक बताऊंगा जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो पहले चलिए सिलिकॉन डिपोजिशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि सिलिकॉन समझ गए तो SiO2 तो एकदम बच्चा है, कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली सिलिकॉन डिपोजिशन में होता क्या है, अभी आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, मतलब कुछ केमिकल लेके आएंगे अपन, किसी चीज से रिएक्ट कराएंगे, वो रिएक्शन होगा, उससे कुछ भाप वाप निकलेगा, और वो जाके वेपर के फॉर्म पे वो डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये अपना एक प्रोसेस होने वाला है। तो आपको मैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बताता हूँ, आप उस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको सीवीडी समझाना होगा तो आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन समझाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक केमिकल लेते हैं जिसका नाम है SiCl4, ठीक है, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसको हम लोग क्या करते हैं, SiCl4 को H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। मतलब एक केमिकल होगा SiCl4, वो H2 गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक। ये ऐसा रिएक्ट किया और जो आउटपुट बनाया वो बनाया SiHCl3, ठीक है। और यहाँ पे जो H है वो एक बार HCl के साथ कन्वर्ट हो मिल गया और HCl बना दिया, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन है, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये है। SiCl4 H2 के साथ गया और SiHCl3 बनाया प्लस HCl बनाया, ठीक है। फिर अभी भी रिएक्शन चल ही रहा है ना, मतलब आप कंटिन्यूअसली H2 गैस पास करा ही रहे हो, और ये दोनों रिएक्शन बना के ये बनाया SiHCl3। अब ये जो SiHCl3 है, ये फिर H2 के साथ, क्योंकि H2 गैस कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, सप्लाई हो ही रहा है, तो अब ये SiHCl3 H2 के साथ फिर कंबाइन होता है और अब बनाता है SiH2Cl2, ठीक है, SiH2Cl2, और फिर HCl गैस है जो निकलता है, ठीक है। अब HCl आपका निकला, हाइड्रोक्लोराइड निकल गया, ठीक है। अभी SiH2Cl2 है, लेकिन अभी भी H2 आ ही रहा है, तो SiH2Cl2 है, और फिर H2 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका क्या बनाता है, SiCl2 सिलिकॉन SiCl2 बनाता है, और H2 बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है 2H2, ठीक है। ये H2 फिर निकल जाते हैं। तो ठीक है, H2 तो था ही पहले भी और अभी भी H2 है, ठीक है। अब ये SiCl2, ठीक है, ये लास्ट है SiCl2, फिर ये H2 के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद बनाता है Si बनाता है सिलिकॉन, और आपका 2HCl बना देता है, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिला, ये जो 4 केमिकल रिएक्शन हुआ, 4 केमिकल रिएक्शन से आपको अल्टीमेटली सिलिकॉन मिल गया। मतलब ये जो रिएक्शन होते जा रहा है उसके बीच में आपको क्या मिल गया, सिलिकॉन मिल गया। और वो सिलिकॉन क्या होगा, देखिए आपको कभी भी सीवीडी करना है तो आप देखिए यहाँ पे सिलिकॉन, मान लीजिए ये आपका सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वेफर, ठीक। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए आपने बीच में यहाँ पे
ऐसा वो लगा दिया, ऑक्साइड लेयर लगा दिया, ठीक है, या जो भी है, जो मास्क है जिसमें हमको नहीं चाहिए कि रिएक्शन हो, या सिलिकॉन इतने एरिया में हमको नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई डिपोजिशन हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली ये गैस हम लोग यहाँ से पास करा रहे हैं, क्या पास करा रहे हैं, वही आपका SiCl4, ठीक है, ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला था SiCl4 और H2 को हम लोग यहाँ से SiCl4 प्लस H2 को हम पास करा रहे हैं। तो और H2 पास हुए जा रहा है, तो ये कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसा आपने चार्ट देखा, और होते 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 बाद में लास्ट में जो Si बच गया, वो Si क्या होता है, यहाँ पे आके रिएक्ट, मतलब यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे सिलिकॉन आपका ये जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया। इस प्रोसेस को आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस प्रोसेस को बोलते हैं सरफेस कैटालिसिस। सरफेस कैटालिसिस का मतलब ये है कि सिलिकॉन जो आएगा वो सिलिकॉन में ही चिपकेगा। आपको मेरे ख्याल से पहले का भी मेथड बताया था, जिसमें हम कैसे एक सिलिकॉन का एक पतला सा रॉड रख लेते थे और सिलिकॉन अपने दूसरे सिलिकॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, सिलिकॉन के दूसरे सिलिकॉन को कंबाइन कर लेता है, फिर वो सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ऐसा चलता जाता है, ठीक है। तो ये सरफेस कैटालिसिस है कि आपका जो सिलिकॉन यहाँ पे बच गया, वो सिलिकॉन यहाँ ना रिएक्ट करके, मतलब यहाँ ना बॉन्ड बना के यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये एक लेयर बना देगा, और यही लेयर तो अपन को चाहिए, इसी लेयर की तो अपन बात कर रहे हैं। ये लेयर क्या है, आपका इपिटैक्सियल लेयर है, ठीक है, इपिटैक्सियल लेयर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि ये लेयर कैसे बन रहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर, अगर जब बात ऐसी है कि SiCl4 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि सीधा SiCl2 ही ले आए बाहर से और H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ऐसा ही बन जाएगा। तो फिर इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों लगाए, या फिर अपन H2Cl2 ही ले आते हैं, दो केमिकल रिएक्शन में काम बन जाएगा। तो हम SiCl4 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा से अपन सिलिकॉन तक क्यों जा रहे हैं, जबकि यहाँ से भी वही H2 है, वही रिएक्शन हो रहा है और आंसर आ रहा है अपना। तो मैं फिर आपको इसका एक कारण बताऊंगा कि देखिए मुद्दे की बात यह है कि हम क्यों SiCl4 से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमको सिलिकॉन को डिपॉजिट करना है तो SiCl4 को ही क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए SiCl4 एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल माना जाता है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है वो बहुत स्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू दूसरे जो केमिकल अपन देखे हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब SiCl4 है ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कभी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये बिल्कुल भी स्टेबल है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हम ये देखा गया कि ये SiCl4 से स्टार्ट किया जाए तो सिलिकॉन एक बनने का जो प्रोसेस है वो आसान है एज कंपेयर टू ये। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये भी आता है कि सर, जब यहाँ पे HCl बार बार बन रहा है, HCl बन रहा है, तो क्या ये HCl कितना भी मात्रा में बन सकता है, मतलब क्या इसका कोई फिक्स्ड है HCl का? तो देखिए HCl जो बन रहा है आपका यहाँ पे, अगर बाई चांस आपका जब प्रोसेस हो रहा है और अगर ये HCl ज्यादा बनना शुरू हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे फॉर्मेशन के बजाय, लेयर बनने के बजाय इचिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि HCl एक बहुत अच्छा इचेंट माना जाता है। इचेंट मतलब ऐसा केमिकल जिससे इचिंग हो जाता है। तो अगर ये HCl क्या बोलते हैं, ये जो इस प्रोसेस के दौरान जो HCl बन रहा है, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो आपका यहाँ पे इचिंग शुरू हो जाएगा, इचिंग ऑफ सिलिकॉन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ कि इफ HCl कंटेंट, ठीक है, इफ HCl कंटेंट इज मोर देन SiCl4, जो आपका SiCl4 है उससे ज्यादा अगर ये डेवलप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इचिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, इचिंग, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन विल टेक प्लेस। आप इस पॉइंट को मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब दूसरी इसमें एक और चीज है कि ये जो सिलिकॉन डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, ये सिलिकॉन जो लास्ट में ये बना है और सिलिकॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, अगर ये सिलिकॉन डिपॉजिट होने की रफ्तार, मतलब देखिए धीरे धीरे डिपॉजिट होते जा रहा है जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, अगर ये सिलिकॉन की डिपॉजिट होने की रफ्तार, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ सिलिकॉन डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन रेट इज मोर देन
अगर ये ज्यादा है, इज मोर देन 2 माइक्रोमीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट में 2 माइक्रोमीटर डिपॉजिट से ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, इट डिपॉजिट पॉलीसिलिकॉन, इट डिपॉजिट एज पॉलीसिलिकॉन, फिर ये पॉलीसिलिकॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो इसका डिपोजिशन रेट है सिलिकॉन का, ये भी हमको 2 माइक्रोमीटर पर मिनट से कम रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे एफिशिएंसी लिखता हूँ, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से तो आपको यही तात्पर्य होता है कि कितना हम क्या बोलते हैं पास कराए और कितना उसमें डिपॉजिट हो पाया, मतलब अगर हमने 1 लीटर गैस पास कराया तो उसमें से कितना चीज वहां पे डिपॉजिट हुआ, ये हमारा एफिशिएंसी कहलाता है। तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफिशिएंसी कैसे होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम इन गैस फॉर्म, जो आपने गैस फॉर्म में पास कराया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मतलब ऊपर में रहेगा नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम डिपॉजिटेड ऑन सरफेस, आपके सरफेस में कितना डिपॉजिट हुआ है, सिंपल सा तो है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी अगर देखी गई है तो सारी केमिकल रिएक्शन में आपका SiH2Cl2 की एफिशिएंसी ये सबसे ज्यादा डिपॉजिट करता है, ठीक है, एफिशिएंसी के टर्म्स में, ठीक। तो बेसिकली ये है आपका क्या बोलते हैं सिलिकॉन को डिपॉजिट करना। मेरे ख्याल से आपको ये केमिकल वेपर डिपोजिशन में सिलिकॉन का समझ में आया होगा कि कैसे 4 केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैसे सल्फर कैटालिसिस से आता है, कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखने होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है। इसके बाद हम लोग SiO2 में देखते हैं। देखिए आपको एक और केमिकल का नाम पता होगा जिसको बोलते हैं SiH4, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेन, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं सिलेन, SiH4। अगर इसको 650 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, 650 डिग्री सेल्सियस में अगर आप विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन आप इसको डिकम्पोज करोगे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है Si+2H2, ठीक है। तो आपका बेसिकली इस प्रोसेस को यहाँ पे भी देखिए आपका सिलिकॉन आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑल्टरनेट तरीका है सिलिकॉन डिपॉजिट करने का, कि आप सिलेन को 650 डिग्री सेल्सियस विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो आपका ये टुकड़ों में बढ़ जाता है सिलिकॉन और 2H2, और इस सिलिकॉन को आप क्या कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पायरोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है, पायरोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हम SiO2 को कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं डिपोजिशन ऑफ SiO2, ठीक है, SiO2। तो ये कैसे डिपोजिशन हो सकता है, देखिए अगर हम यही सिलेन को मतलब SiH4 को अगर हम लोग अब डिकम्पोज करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के रहते रहते अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं डिकम्पोज करने की कोशिश करें, तो क्या करेगा ये सिलिकॉन ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा SiO2, ठीक है, और यहाँ पे 2H2 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका SiO2 फॉर्म हो रहा है और SiO2 को बिल्कुल आप वहां पे सिलिकॉन के ऊपर में, आपका सिलिकॉन के ऊपर में आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, SiH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पास करना है और हाई टेम्परेचर में रखना है, ये अपने आप आपका SiO2 बनाएगा और 2H2 और ये जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा होता क्या है कि देखिए ये इस केमिकल रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूं तो ऐसा होता है कि बेसिकली SiH4 को ये पहले एक्चुअली टूटता क्या है Si में और 2H2 में, जैसा हम लोगों ने अभी देखा SiH4 को सिलेन टूटता है Si+2H2 में, फिर ये जो सिलिकॉन होता है ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन हो जाता है और ये बना देता है SiO2, ठीक है। तो ये काम पैरेलल चलते रहते हैं, तो आपका डिपोजिशन होता चला जाता है। तो ये आपका तरीका है जिसमें आप केमिकल वेपर डिपोजिशन कर सकते हैं। इसी में प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन भी होता है, अगर आपको ऐसे देखना है तो प्लाज्मा इनहेंस्ड CVD भी होता है,
इसमें, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इसको बहुत लो टेम्परेचर में किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर में ये केमिकल वेपर डिपोजिशन को किया जाता है। और ये क्यों यूज किया जाता है, वेरी थिन फिल्म डिपोजिशन, मतलब एकदम पतली सी लेयर जब अपन को डिपॉजिट करना होता है तब हम लोग इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक पूरा चेम्बर में रखा जाता है और काफी कॉस्टली होता है। बेसिकली यहाँ पे आप सिलिकॉन वेफर को रख देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे जो आयंस हैं वो आपके यहाँ पे पॉजिटिव ऐसे चार्जेस हैं, वो आयंस यहाँ पे आके बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। मतलब इस बिल्कुल वैक्यूम चेम्बर के अंदर यहाँ पे प्लाज्मा सब आके डिपॉजिट होता है, और ये बहुत पतली सी लेयर बिछाने के लिए काम आता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मा इनहैंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो डिफ्यूजन है। लेकिन डिफ्यूजन में आने से पहले मैं आपको डिफ्यूजन मैकेनिज्म पढ़ाना चाहूंगा। पहले डिफ्यूजन के बेसिस को समझिए, और अगर आप लोग ईडीसी वगैरह पढ़ते हैं तो ईडीसी में जो चीज पढ़ते हैं वो उसका बेस यहाँ से ही आता है। तो आप इसको तो पहले समझने की कोशिश करिए कि ये डिफ्यूजन होता कैसे है। डिफ्यूजन वैसे पढ़ चुके होंगे आप लोग ईडीसी में, तो डिफ्यूजन का मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। डिफ्यूजन मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म के पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मेरे को एक वो बताना पड़ेगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल। देखिए ये मान लीजिए एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, सब एटम्स ऐसे अरेंज है अपना, ठीक, और ये अपना अरेंज है ऐसा, ठीक, ये हो गया, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये हो गया, ठीक, ये आपका रेंज है। ये क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल, ये आइडल क्रिस्टल है, सब अपने आप अच्छे से बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना फॉस्फोरस फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस कराता हूं, ठीक है। फॉस्फोरस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, फॉस्फोरस, ठीक। आपको पता है फॉस्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एन टाइप बनाएगा कि पी टाइप बनाएगा सिलिकॉन को, कोई बता सकता है? तो ठीक है, सही आंसर आया, फॉस्फोरस बिल्कुल एन टाइप का बनाता है, ठीक है, पेंटावेलेंट होता है तो एन टाइप का बनाता है। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है तो ऑब्वियसली चार वाले जो होते हैं वो तो अपना क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, और उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है एक्स्ट्रा वो घूमता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको इसमें जाके इसको हटा देगा, इसके जगह में इसको आ जाएगा, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। हो सकता है इस वाले एटम को जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे जो उसका वो बचा है। तो फॉस्फोरस के मामले में अगर अपन देखें तो फॉस्फोरस एक सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी है। अगर आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो मेरा एग्जाम्पल है वो है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का मतलब आप समझते हैं ना, सब्स्टिट्यूट करना, किसी को उसके जगह से सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे अभी सिलिकॉन था, वो क्या हुआ, उससे रिप्लेस हो गया और यहाँ पे आपका ये आ गया, ठीक है, फॉस्फोरस के एटम्स आ गए। तो इस टाइप के अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप कोई पहले से बैठा हुआ है उसको आप हटाओगे फिर आप उसमें बैठोगे, आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। इस मेहनत को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई भी सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी अगर आना है, सब्स्टिट्यूशनल मतलब किसी को हटा के उसके जगह में जाके बैठना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी काफी लगती है। ये 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, ठीक है, इतनी मेहनत लगती है उसको हटाने में। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। अब अगर इसी में मान लीजिए आता है, क्या आता है आपका, अपन उसको ले लेते हैं, बोरोन को ले लेते हैं। चलिए यहाँ से बोरोन है, बोरोन, ठीक है, बोरोन यहाँ से एंटर करता है। बोरोन जो है आपका, बोरोन क्या है, ये बेसिकली आपका बोरोन या लिथियम आप बोल सकते हैं। ये क्या बोलता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का मतलब होता है, आपको बताया था मैं, खाली जगह में जो आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये खाली जगह में अपना वो बनाएगा, ठीक है, ये खाली जगह में अपना बनाएगा। अब खाली जगह में आने के लिए इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है, इसको कम टाइम लगेगा। इसको इस टाइप की इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। आपको मैंने ये चीज फर्स्ट बेसिक्स वाले चैप्टर में भी कराया था, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, ठीक है।
ओके, तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो आपका होती है कम, लगभग 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसको खाली जगह में बैठने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ी और किसी को हटाने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अब आते हैं, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। ओरिजिनल जो डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है D इज इक्वल टू डी नॉट, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय के टी। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन का फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें डी नॉट क्या है, डी नॉट आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है आपका, ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, किस कोफिशिएंट के उस पर डिफ्यूजन होगा। ई ए क्या है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है आपका, ठीक है, कितना एक्टिवेशन एनर्जी है उसका, वो आपका है। बेसिकली ये हमारा एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी आपका टेम्परेचर है और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि कुछ मैथमेटिक्स से प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे हमारा ये डिफ्यूजन होता है और इंटरस्टिशियल में या सब्स्टिट्यूशनल में कितना फर्क आता है डिफ्यूजन का। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहीं पे समझाता हूं। मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी लेता हूं, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी, और यहां पे मैं लेता हूं आपका इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। ये दोनों इंप्योरिटी को मैं पैरेलल में कंपेयर करने की कोशिश करता हूं कि दोनों में डिफ्यूजन किस तरीके होता है। अब दोनों तो समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को हटाना और इंटरस्टिशियल मतलब किसी के खाली जगह में जाके बैठ जाना, ठीक है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी अभी मैं मान के चलता हूं कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी अभी मैं मान के चलता हूं कि 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे टेम्परेचर भी दोनों का बराबर है। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मतलब कि आपका 300 केल्विन, ठीक है, 300 डिग्री केल्विन आपका है। यहाँ पे भी हम सेम टेम्परेचर की बात करते हैं, 300 डिग्री केल्विन आपका है, ठीक, ओके। टेम्परेचर भी सेम रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के डिफ्यूजन में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है वो आपका फॉर्मूला है डी नॉट, ठीक है, ई टू द पावर माइनस ई ए क्या है यहाँ पे, 3 है तो यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है, बाय के टी का वैल्यू क्या है 8.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू टी क्या है 300, तो 300 लिख लेते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 4.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 51 डी नॉट तो सामने रहेगा ही, है ना। तो ये आपका डिफ्यूजन आ गया इस पॉइंट पे, ठीक, अच्छी बात है। अब हम लोग इसका डिफ्यूजन देखते हैं। इसका डिफ्यूजन में आप देखिए, क्योंकि देखिए एक सिलिकॉन क्रिस्टल था पहले से, टेम्परेचर भी आपने सेम रखा, बस आप क्या किए, एक इंप्योरिटी आपने सब्स्टिट्यूशनल ले आया और एक आपने इंटरस्टिशियल ले आया। दोनों में फर्क क्या है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे डी को आप देखिए, यहाँ पे डी इज इक्वल टू डी नॉट होगा ई टू द पावर माइनस ए, माइनस ई ए क्या है 0.6, तो 0.6 लिख लेते हैं और आपका सेम रहेगा 8.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 300 यहाँ पे रहेगा। बस यहाँ पे ई ए चेंज हुआ है तो यहाँ पे जो डी नॉट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 8.49 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डी नॉट। आप अंतर देख रहे हैं क्या, आप अंतर ये डी वाले में, डी सब्स्टिट्यूशनल वाले में और डी इंटरस्टिशियल में कौन बड़ा है। तो आपका कहना है कि इंटरस्टिशियल का डिफ्यूजन ज्यादा बड़ा है, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा डिफ्यूजन होगा। इसका मतलब ये है कि जब अगर इंटरस्टिशियल है, अगर कोई बाहर से इंप्योरिटी आता है और उसको खाली जगह मिलता जाता है तो वो और खसकता जाएगा और अंदर की तरफ जाता जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने को ही डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई आप फॉस्फोरस या हाई मतलब सब्स्टिट्यूशनल वाले को लाते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाने में वो ज्यादा समर्थ नहीं है, बहुत कम दूरी तक ही वो जाता है, ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होता, कम डिफ्यूजन होता है, और यहाँ पे ज्यादा डिफ्यूजन होता है। तो पहला चीज तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी में जो डिफ्यूजन होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी, पहला चीज।
दूसरा सीख इसमें ये भी लेना है कि टेम्परेचर के कारण कुछ इफेक्ट होता है क्या। तो टेम्परेचर के कारण कुछ इफेक्ट होता है तो एक काम करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को बढ़ा के अभी यहाँ पे 300 डिग्री केल्विन है, उसको अपन क्या करते हैं, बढ़ा के आप मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, उसको आप 1000 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, ठीक है। 1000 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि लगभग 1273 डिग्री केल्विन। यहाँ पे भी आप वही करिए, टेम्परेचर को आप 1273 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिफ्यूजन लीजिए, तो आपको यहाँ पे डिफ्यूजन की वैल्यू मिलेगी D0 e⁻³/8.62 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1273, और इसकी वैल्यू अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा 1.36 इंटू 10⁻12 D0। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको d की वैल्यू आप चाहिए होगी तो आपको मिलेगा D0 e⁻, ठीक है, -0.6 बाय आपका 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इंटू आपका 1273, और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.23 इंटू 10⁻³ D0। देखो ये सब याद नहीं करना है आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब चीज बता रहा हूँ, आप इसको समझते जाइए। अब आप बताइए मेरे को, अभी भी आपका इंटरस्टिशियल तो ज्यादा फास्ट है सब्स्टिट्यूशन से, लेकिन आप देख पा रहे हैं क्या जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 10⁻⁻15 था और ये है 10⁻12, अंतर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिफ्यूजन को तेज करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन और तेज हो जाता है। ये समझ में आया क्या? तो अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर चलिए मैं आइडल केस बता देता हूँ। मतलब अगर टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन होगा, T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन होगा, तो आपका D कितना होगा, D इज इक्वल टू D0 होगा, D0 e⁻ तो एनीथिंग बाय जीरो इज इनफाइनाइट है ना, तो e⁻⁻ आ जाएगा। इसका मतलब है D इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग T इज इक्वल टू आपका इनफाइनाइट ले लें, बहुत इनफाइनाइट टेम्परेचर पे ले लें, तब आपका क्या होगा, आपका D इज इक्वल टू D0 होगा, e⁻0 हो जाएगा, है ना, और ये वैल्यू आ जाएगी D0। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री केल्विन पे आपका कोई भी डिफ्यूजन नहीं हो रहा है मान लो, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं, इनफाइनाइट पे ले जाते हैं, तो इनफाइनाइट पे पूरा का पूरा डिफ्यूजन हो गया, पूरा D0 ही चला गया। तो ये है फाइनल आपका आउटकम, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना डिफ्यूजन को स्टार्टिंग से अब पढ़ना शुरू करते हैं। डिफ्यूजन मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम अब ओरिजिनल डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब सीधा सीधा शब्दों में मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल अंडर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाई से लो, मतलब उतार चढ़ाव कुछ कम ज्यादा है, और उसमें आप पानी को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब तो यही होता है, सिंपल सा बात है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें, अपन ऐसे बना लें, यहाँ पे मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन N1 है, ठीक है, ठीक, और मान लीजिए ये आपका यहाँ पे जाना है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, ये N2 है। N2 आपका कम है कॉन्सेंट्रेशन में N1 से, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये जो ये गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस जो ये गिरने हैं इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। मतलब आप फ्लक्स, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ से यहाँ बह रहे हैं, इसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ये सब काम आएगा, क्यों काम आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। डिफ्यूजन के बारे में जो साइंटिस्ट ने बहुत खोज की है, रिसर्च की है और अपना लॉ दिया है, उनका नाम है फिक, ठीक है, फिक। तो इनका दो टुक लॉ है, इसको बोलते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, और फिक्स सेकंड लॉ। तो आपको मैं फर्स्ट लॉ पहले पढ़ाता हूँ, फिर सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा। फिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि ये जो फ्लक्स है, जिसको हम लोग J से रिप्रेजेंट करेंगे, ये J मतलब होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या बोल रहा हूं मैं, फ्लक्स ये जो कॉन्सेंट्रेट जो चीजें हैं जो ट्रेवल कर रही हैं, इसको मैं फ्लक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है बेसिकली, ये इज इक्वल टू माइनस d/dn/dx। ये जो लॉ है ये फिक्स साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया है। इनका कहना था कि ये जो J है, फ्लक्स है, ये नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीज होना, फ्लक्स धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ऊपर से नीचे तक कम होता चला जाएगा।
तो ये माइनस साइन है। डी मतलब होता है वही अपना डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जो हम डिफ्यूजन कांस्टेंट, सॉरी, जो डी नॉट था वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट था, डी है आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट, है ना, डिफ्यूजन कांस्टेंट जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, निकाल रहे थे। अगर आपको नहीं याद होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ, डी इज टू डी नॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाय के टी, ये फॉर्मूला डी का होता है, ये डी है ये, ठीक है। डेल्टा एन बाय डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एन मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना, और विद एक्स क्या है, एक्स मतलब आप ये डिस्टेंस मान के चलिए, ये मान लीजिए x1 डिस्टेंस पे है और ये x2 डिस्टेंस पे है, तो x1 से x2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज इन द x है, तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस इज डेल्टा एन बाय डेल्टा एक्स, और डी आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट है, तो जे आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स साहब ने फर्स्ट लॉ दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे एक मिनट ना, ये चेक कर लेता हूँ सही, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम देखते हैं कि ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, फिक्स साहब ने बहुत अच्छा लॉ दे दिया है। फिक्स साहब का सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं, ठीक है, फिक्स साहब का सेकेंड लॉ। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि फिक्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें डिफ्यूजन आता है, ये याद रखिएगा। तो फिक्स साहब का सेकेंड लॉ ये कहता है कि आपने फ्लक्स तो दे दिया, क्या ये फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को भी अपन को मुद्दा बनाना है। तो फिक्स साहब ने सेकेंड लॉ में बताया कि जो फ्लक्स है वो भी चेंज होता है, डेल्टा जे बाय डेल्टा एक्स, और इसका उन्होंने वो दिया कि ये विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका चेंज होता है। ये है फिक्स साहब का सेकेंड लॉ। अब अगर हमको फिक्स साहब का फर्स्ट लॉ पता है, फिक्स साहब का सेकंड लॉ पता है, तो हम इसमें बीच में कुछ रिलेशन ला सकते हैं। कैसे रिलेशन लाए, देखिए, आपको ये पता होगा कि अगर इस वाले इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, डेल्टा जे बाय डेल्टा एक्स, अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी डेल्टा 2n बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दिया अपन इसको, तो ये डबल उसमें आ गया। अगर ये आ चुका है तो क्या हम दोनों इस वाले इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी हो जाएगा आपका डी डेल्टा 2n बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका मेन गवर्निंग इक्वेशन, जिससे आपका दोनों लॉ को बेसिक बना के इसको बनाया गया, तो ये आपका गवर्निंग इक्वेशन है डिफ्यूजन का। तो मेरे ख्याल से फिक्स आपका फर्स्ट लॉ, फिक्स आपका सेकेंड लॉ आपको अगर क्लियर होगा तो हम लोग आगे देखते हैं, और अब देखते हैं कि ठीक है, आपने समझ लिया कि डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, उसका लॉ भी समझ लिया, मैथमेटिक्स भी समझ लिया ऐसा होता है, आपने ये भी समझ लिया कि उसका मेन इक्वेशन क्या है, वो ये इक्वेशन है, इससे आपने कुछ देखा कि टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल में क्या अंतर है, वो सब आप लोगों ने देखा। अब एक्चुअली एक्चुअली डिफ्यूजन होता कैसे है, वो करते कैसे हैं, उसका मेथड क्या है, तो वो देखने के लिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन देखते हैं कि हम कितने प्रकार से डिफ्यूजन को करा सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। तो इसमें आपको दो प्रकार से दो टाइप होते हैं इसके। एक टाइप है लिमिटेड इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन, ठीक है, ठीक, और इसी को हम दूसरे भाषा में प्री डिपोजिशन भी कहते हैं, प्री डिपोजिशन, ठीक है। और दूसरा जो आपका टेक्निक है, यहां लिख देता हूं, दूसरा टेक्निक आपका है लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन, लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव इन प्रोसेस, ड्राइव इन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो आता ही है, और ऐसे भी आपको कुछ कुछ एग्जाम, पीएसयूज के एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ड्राइव इन प्रोसेस, प्री डिपोजिशन प्रोसेस, तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है, प्री डिपोजिशन, ड्राइव इन। क्या होता है वो आपको देखो, नाम से पहले तो आप नाम से समझिए कि क्या होता है। इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कहीं हम लोग इनफाइनाइट सोर्स से लेके आए, जैसे कि देखो, मान लीजिए हम लोगों को कहीं पे, यहाँ पे लेट सपोज ये आपका जमीन है, ठीक है, जमीन आपका जमीन है, ठीक, ये जमीन है आपका, जमीन हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी
इंसर्ट करना है, ठीक है, इसमें आपको पानी इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके, आप ले आइए क्या, पाइप, पाइप ले आइए और पाइप से आप पानी डालते जाइए, तो यहाँ पे पानी फैल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि बरसात हो जाए, बरसात हो जाए और बरसात से पानी आ जाए। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये जो बरसात वाला जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस को इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन कहते हैं। आपको मालूम है क्या कि बादल में कितना पानी है? आपको तो नहीं मालूम, वो तो बरसेगा जब तक बरसना है उसको, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन का मतलब यही है कि अगर हम देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ये सिलिकॉन का वेफर है, इसके अंदर में हमको मान लीजिए ये N प्लस को इंसर्ट करना है ना, इसको हमको यहाँ पे N प्लस को इंसर्ट करना है, यही तो अपन चाह रहे हैं। डिफ्यूजन करने का मतलब ही यही है कि इसको अपन अंदर घुसा दें इसके अंदर में। तो आप क्या करिए, बाहर से एक बहुत बड़ा सोर्स ले आइए और उससे पूरा बरसात कर दीजिए इसमें, तो धीरे 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 अपने आप वो इंसर्ट होता जाएगा और हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन। मतलब आप इनफाइनाइट सोर्स से लेके डिफ्यूजन कर रहे हो, इसको बोलते हैं प्री डिपोजिशन भी। मतलब प्री डिपोजिशन मतलब आपका बिल्कुल ब्लैंक है और आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। जब आप एक ब्लैंक सिलिकॉन वेफर में आप चीजों को डिपॉजिट करते जाते हो तो उसको बोलते हैं प्री डिपोजिशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते हो, पहले से यहाँ पे मान लीजिए इनके सतह पे डिपोजिशन हो चुका है, ठीक है, पहले इनके सतह पे डिपोजिशन हो चुका है, अब इसको अंदर घुसाना है। आपका जो बाहर से बारिश हुआ वो क्या है, सतह सतह पे चला गया, अब सतह सतह से अंदर पे घुसाना है, तो अंदर से घुसाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन करना पड़ेगा। मतलब देखिए, एक बार जो बाहर से आया वो तो इनफाइनाइट था, वो तो आपके सतह पे आ गया। अब ये जो सतह पे आया वो तो लिमिटेड है, वो तो आपको मालूम है कि मान लो 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, जितना भी है, अब वो उतने को ही आपको अंदर घुसाना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका वो लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राइव इन। ड्राइव इन का मतलब होता है ड्राइव करना, अंदर की तरफ ड्राइव करना, तो सिलिकॉन के अंदर की तरफ ड्राइव करना, उसको ड्राइव इन बोलते हैं। तो प्री डिपोजिशन, अब सिंपल से मैं बताऊं, एक सिलिकॉन वेफर है, उसमें ये खाली है, इसमें अगर आपको डिपॉजिट करना है बाहर से तो उसको आप बोलते हैं इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन। और जब यहाँ पे बाहर में सतह पे आ गया मान लीजिए, अब ये सतह से धीरे धीरे अंदर की तरफ एंटर करेगा, इस अंदर की तरफ एंटर करने, इस डिफ्यूजन को बोलते हैं ड्राइव इन प्रोसेस। तो ये आपका एक तरीका है जिस तरीके से इसमें हम लोग करते हैं। तो इस टेक्निक को इतना पोर्शन थोड़ा समझ में आया कि आप लोगों को? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग सबसे पहला जो डिफ्यूजन है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल वगैरह अगले क्लास में अपन करा लेंगे, लेकिन इसको अपन देखते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन। ओके, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन में होता क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ कि हमको करना क्या है। हम हमारे पास एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन का वेफर है, और मान लीजिए यहाँ पे आपने ऑक्साइड लेयर पूरा बिछाया था, फिर आपने क्या किया कि पैटर्न करके सिलिकॉन ऑक्साइड को आपने पैटर्न इतना एरिया को छोड़ दिया। अब ये ऐसे कैसे हुआ, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पूरा स्टेप, कि कैसे अपन पहले पैड ऑक्साइड डालते हैं, फिर सिलिकॉन नाइट्राइड, फिर उसको अपन यूवी रे से पास कराते हैं, फोटो रेज डालते हैं, यूवी रे से पास कराते हैं, फिर उसको धीरे धीरे निकालते जाते हैं, तो इतना पोर्शन बच जाता है। ये मैं आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो उम्मीद है मेरे को। अब हमको करना क्या है, हमको ना ये जो बचा हुआ एरिया के अंदर हमको सिलिकॉन डालना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के एटम्स यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, ये आते जाएं और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जाएं, ठीक है। ये आपका ये सिलिकॉन जाता जाए जाता जाए जाता जाए और पूरा आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन घुसता जाए। ये समझ में आ रहा है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को अचीव करना है। और अचीव कैसे करना है, इस टेक्निक से अचीव करना है। तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, तो चलिए उसका पहला स्टेप देखते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एक काम करिए, सिलिकॉन का वेफर लीजिए। सिलिकॉन का वेफर लेने के बाद आपका ये ऑक्साइड वगैरह को पैटर्न वगैरह कर लीजिए, ये आपकी वो है श्रद्धा भावना, ये आप अपना कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट स्टेप के बाद ये तो आपका सिलिकॉन वेफर आ गया। अब आप इसमें क्या करिए, एक बादल लेके आइए, ठीक है। बादल मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो है आपका इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट सोर्स लेके आइए, कोई भी इनफाइनाइट सोर्स जहां से आप बहुत ज्यादा, और ये बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन का है, मतलब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप ये जो सबस्ट्रेट है ये पी टाइप का सिलिकॉन ले लीजिए, पी टाइप का, ठीक है। तो पी टाइप में आपको मालूम है कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होते हैं, ये आपको पता होगा। तो आप क्या करिए, बाहर से एक इनफाइनाइट सोर्स लेके आइए, इनफाइनाइट है ना,
इनफाइनाइट सोर्स लेके आइए जो जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और 1000 डिग्री सेल्सियस पे आप इस चीज को रखिए, और फिर क्या होगा कि ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है ये ऐसे टूट टूट के नीचे की तरफ आते जाएंगे। यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये आते जाएंगे, ये नीचे की तरफ गिरते जाएंगे, और क्या होगा जो कि यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है आपका इलेक्ट्रॉन का और हाई कॉन्सेंट्रेशन से आ रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस पे ऐसे जमा होना शुरू हो जाएगा पहली बात तो। ठीक है, और सरफेस से जमा होगा और आप इसको लगाते चले जाओगे, इनफाइनाइट सोर्स देते चले जाओगे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे करते चले जाओगे, तो अब क्या होगा, ये जो और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, और भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसको नीचे ढकेलेंगे, तो ये नीचे ढकेला गया। ठीक है, ये नीचे, ये वाला नीचे ढकेला गया, और जो नया इलेक्ट्रॉन है वो आपका ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ आ गया। अब क्या होगा, ये और आते जाएगा और आते जाएगा, तो अब ये क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आपका पीला वाला जो है वो और नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और आपका क्या होगा, नया वाला जो आपका आएगा, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू से बता देता हूँ, और नया वाला जो आएगा वो आपका फिर ऊपर आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सा तरीका है, पहले वो सरफेस पे जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर और जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो और नीचे उसको ढकेलेंगे नीचे, और आपका वो ऊपर की तरफ आते जाएंगे। तो ये ऐसा धीरे धीरे करके अपने आप नीचे की तरफ आते जाएगा। मतलब, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और अंदर में जो आपका पी टाइप है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, तो इस वजह से डिफ्यूजन हो रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन ये कब तक होगा, आप देखिए, कोई मिट्टी है, मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या वो मिट्टी पहले तो वो एब्जॉर्ब करेगा पानी को, क्या वो एब्जॉर्ब करता ही चला जाएगा, या फिर किसी समय में वो वहां पानी जमना शुरू हो जाएगा? ऐसा देखे ना आप लोग, ऐसा होता है क्या? यस सर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिड सॉल्युबिलिटी। सॉलिड सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन आपके ईएस में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे आ चुका है कि सॉलिड सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो आप इसको समझिए। सॉलिड सॉल्युबिलिटी का मतलब कि एक एक्सटेंट तक ये डिफ्यूज करने देगा, मतलब ये उसको समाहित करेगा, उसके बाद अगर इसकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई, मतलब एबिलिटी टू डिफ्यूज, मतलब जो आपका एक लेवल तक ही ये एटम्स यहाँ पे अंदर में डिफ्यूज कर पाएंगे, उसके बाद अगर इसकी सॉल्युबिलिटी खत्म हो गई तो फिर ये ऊपर की तरफ ही जमना शुरू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन होता है। अब मेरे को आप इतना बताइए कि ये जो ऊपर का ये जो बचा हुआ है इसको मैं सरफेस कॉन्सेंट्रेशन बोलता हूँ। ठीक है, सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। तो आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सरफेस कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर ये कम होता है? अगर आप लगातार सोर्स से दिए जा रहे हैं तो आप क्या ये इस पे कमेंट कर सकते हैं कि सरफेस कॉन्सेंट्रेशन क्या हमेशा कांस्टेंट रहता है या फिर ये कम होता चला जाता है? सर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक आएगा तो दूसरा जब आएगा तो पहले को धक्का देगा, फिर दूसरा आएगा फिर दूसरे को धक्का देगा, तो ये सरफेस कॉन्सेंट्रेशन तैनात रहते हैं, जैसे आर्मी वाले हैं एकदम अपने बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, कोई एक जाता है तो फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो ये अपना सरफेस कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा चुका है कि सरफेस कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है, तो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये बात याद रखना। और सॉलिड सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ मटेरियल है जो सॉल्युबल हो सकता है गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से टाइम भी हो चुका है, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस टॉपिक का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्योंकि उसको मेरे को आपको थोड़ा ग्राफ वाफ से भी समझाना है, तो वो मैं आपको कल के क्लास में बताऊंगा। उसके डोपिंग प्रोफाइल क्या होता है, जंक्शन डेप्थ क्या होता है, और उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। डिफ्यूजन लेंथ आपको बताऊंगा कि कैसे डिफ्यूजन लेंथ के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, डोज कितना दिया जाता है, कितना डोज दें अपन, तो वो डोज के बेसिस पे भी करूंगा, और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डिफ्यूजन वाला टॉपिक। ठीक है।